नमस्कार दोस्तों, मैं दुर्गेश अपने इस YouTube चैनल पर आप सभी दोस्तों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। दुर्गेश कॉन्सेप्ट क्लासेस में आप सभी दोस्तों का वेलकम, स्वागत। मैं आज इस बायोलॉजी की स्पेशल क्लास में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के ऊपर वीडियो बना रहा हूं। मैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की कड़ी को बढ़ाते हुए मैं आज इस वीडियो की क्लास में तीसरे पार्ट्स को मैं बता रहा हूँ। सी ये पार्ट नंबर 3 है। सी जिसमें मैं पिछले क्लास में आपको बताया था कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप्स कितने होते हैं। मैंने आपसे ये वादा किया था कि मैं अगले क्लास में जब वीडियो बनाऊंगा तो मैं आपको दिखाऊंगा कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जो पार्ट्स हैं उन सब का मैं डिस्क्रिप्शन दूंगा। आइए, मैं यहाँ पर बहुत डिटेल से मैं आपको बताने वाला हूँ। सही है, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप्स के एक एक चीज़ को मैं अच्छे से बताने वाला हूँ, एग्जाम्पल सहित। सही है, आपको कहीं से किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। आइए, हमारे इस चैनल से जुड़िए और देखिए इसका। सही है, बहुत ही अच्छे से बहुत सुंदर वीडियो बनाया हूं। और देखिए, जैसे कि मैंने पहले बताया था कि आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पहला प्रोसेस जो होता है वो फ्यूजन का है। आप फ्यूजन मतलब होता है विखंडन। फ्यूजन मतलब होता है विखंडन। सही है, देखेंगे तो ये अलैंगिक प्रजनन की एक विधि है। प्रायः जो है फ्यूजन में देखिएगा, शरीर कोई भी जीव जब प्रजनन करता है तो अपने जीव को मतलब दो पार्ट्स में बांट लेता है। सही है, यहाँ से मैं दो चीज़ बात करूंगा। आप देखेंगे तो फ्यूजन दो तरह से होता है, एक होता है बाइनरी फ्यूजन, एक होता है मल्टी फ्यूजन। सही है, तो मल्टीपल फ्यूजन बहुगुणित और बाइनरी फ्यूजन में द्विगुणित, मतलब द्विगुणित दो संख्या, द्विगुणित या द्विखंडन कहा जाए, द्विगुणित ना कहें, द्विविखंडन होता है, एक होता है बहुविखंडन। तो ये दो तरह से प्रजनन करता है। आप देखेंगे फ्यूजन करने में ये सेक्सुअल प्रोडक्शन की एक विधि होती है जिसको हम लोग हिंदी में विखंडन कहते हैं। इस विखंडन के माध्यम से अगर आप देखेंगे तो मैंने आपको दिखाया है कि इस विखंडन में मुख्यतः जो एग्जाम्पल आते हैं वो होते हैं अमीबा प्रोटोजोआ का ये जीव है। अमीबा से जो पानी में रहता है और प्राय एक कोशिकीय जीव है, एक कोशिका यूनिसेलुलर जीव है। क्या कहते हैं हम लोग इसको? यूनिसेलुलर मतलब एक कोशिकीय जीव है, ये एक कोशिकीय जीव है। वही देखेंगे अमीबा के बाद एक और जीव मैंने लिखा है पैरामीशियम। चाहिए आप देखेंगे पैरामीशियम भी जो है वह फ्यूजन के द्वारा ही अपनी संख्या को बढ़ाता है, फ्यूजन के द्वारा भी अपनी संख्या को बढ़ाता है। मैंने अभी बात किया था कि फ्यूजन दो प्रकार से, पहला जो प्रकार है उसको हम लोग कहते हैं बाइनरी फ्यूजन, हिंदी में इसको कहा जाता है द्विविखंडन। अगर मल्टीपल फ्यूजन की मैं बात करूं तो मल्टीपल फ्यूजन को हम लोग कहते हैं बहुविखंडन। अब ये देखिए, मतलब द्विविखंडन और बहुविखंडन क्या होता है। देखिए मैं चलता हूं लेकर आगे, द्विविखंडन और बहुविखंडन। आप देखिएगा बाइनरी फ्यूजन के मैं ऊपर बात कर रहा हूं, बाइनरी फ्यूजन अभी लिखा था, द्विविखंडन कहते हैं। द्विविखंडन में आप देखेंगे बाइनरी फ्यूजन, ये बाइनरी फ्यूजन है द्विविखंडन। इसमें मैंने एक जीव दिखाया है, सी है आपको दिखा रहा हूं। पहले तो मतलब अमीबा में आप देख लीजिए। सही है, ये अमीबा है। अमीबा में आप देखिएगा इसके अंतर्गत, इसके अंदर देखिएगा ये मतलब अमीबा है। सही है, पेरेंट बॉडी कहा जाए। सही है, या पेरेंट अमीबा है। इसके अंदर देखिए ये न्यूक्लियस रहता है, ये न्यूक्लियस है, केंद्रक जिसको कहते हैं। जब अमीबा को प्रजनन करना रहता है, जब इसके लिए फेवरेबल कंडीशन आती है, अनुकूल वातावरण आती है, प्रतिकूल नहीं, अनुकूल वातावरण आती है, तो अनुकूल वातावरण में क्या करता है, अमीबा केंद्रक का साइज धीरे धीरे बढ़ाने लगता है। ये देखिए केंद्रक का साइज धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है। एलोंगेशन ऑफ न्यूक्लियस हमने लिख भी दिया, एलोंगेशन ऑफ न्यूक्लियस, केंद्रक का लंबा होना। केंद्रक देखिए धीरे धीरे इतना एक छोटा सा था, फिर ये बड़ा हुआ। अब देखिए केंद्रक और थोड़ा बड़ा हो रहा है, यहाँ पर देखिए केंद्रक और बड़ा हो गया, मतलब डेवलपमेंटल ग्रुप चल रहा, पूरा एकदम विकास किया जा रहा, केंद्रक बड़ा। अब एक समय ऐसा आएगा केंद्रक दोनों का दोनों कंपार्टमेंट अलग से, ये अमीबा ये यहाँ से दोनों केंद्र दोनों हट जाएगा, एक इधर एक इधर से, मतलब डिवीजन विथ न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। केंद्रक का भी डिवीजन हो जाता है और कोशिका द्रव का भी विभाजन हो जाता है, और दोनों का दोनों जो है यहाँ और फिर एक यहाँ, इसी में बन जाते हैं टू डॉटर सेल, जिसको हम लोग कहते हैं न्यू अमीबा। ये न्यू अमीबा बन के तैयार, इधर भी न्यू अमीबा। मतलब क्या हुआ, हमने क्यों बोला इसको बाइनरी फ्यूजन। सही है, बाइनरी फ्यूजन इसलिए बोला क्योंकि यह जीव जो है अब जब अपना शरीर का डिवीजन करता है तो दो भाग भी बनाता है, मतलब एक सेल से, एक पेरेंट बॉडी से दो डॉटर सेल बनती है। सही है, तो एक दो जीव तैयार कर लेता है। इस तरह से जो है अमीबा बाइनरी फ्यूजन करता है। सेम यही प्रोसेस है। सही है, आप देखेंगे इसके अंदर भी देखिए एक जीव है। सही है, इसके अंदर देखिए क्रोमोजोम है, अंदर में ये क्रोमोजोम, ऊपर का वाल ये सेल वाल है, अंदर में भरे रहते हैं साइटोप्लाज्म, और साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन से ये घिरा हुआ अंदर का साइटो ऑर्गेनेल्स रहता है। ये सब देखिएगा, ये अमीबा ये देखिए केंद्रक को दो भागों में बांटा रहा, दो भागों में बट रहा। सी मतलब पेरेंटल बॉडी है, रेपिटेशन ऑफ डीएनए द्विगुणित हो रहा है। फिर यहाँ से देखिए धीरे धीरे सेप्टम भी बन रहा, यहाँ से सेल दो बार डिवाइड कर रहा, सेप्टम बना रहा। सेप्टम बनने के बाद केंद्रक यहाँ से पूरा सेपरेट हो गया, केंद्रक दो बन गया। मतलब एक जीव पेरेंट बॉडी और दोनों के दोनों सेग्रीगेशन ऑफ डीएनए भी अलग हो गया
और सेल स्प्लिटिंग करके इनटू द डिवाइडेड बाय द 2 पार्ट्स। सही है, सेल जो है 2 पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट, 2 पार्ट्स में बदल गए, सेल जो है 2 पार्ट्स बना लिए। तो इस तरह से जो है मतलब और दोनों के दोनों आइडेंटिकल डॉटर सेल बन गए, मतलब किन्हीं में कोई अंतर नहीं रहता, एकदम सेम रहता, जिस तरह से पेरेंट रहता उसी तरह से डॉटर भी सेल हुआ करता है। तो इसीलिए हम लोग इसको कहते हैं आइडेंटिकल डॉटर सेल, मतलब वो भी आइडेंटिकल डॉटर सेल हुआ, ये भी आइडेंटिकल डॉटर सेल हुआ। तो बाइंडिंग फ्यूजन द्वारा अमीबा होता है, पैरामीशियम होता है, ये कुछ एक जीव होते हैं जो मतलब अपना शरीर को बढ़ाते हैं, अपने संख्याओं को बढ़ाते हैं। मैंने यहाँ भी लिख दिया बाइंडिंग फ्यूजन इन अमीबा। मैं अगर आगे बात करूं मल्टीपल फ्यूजन की, तो देखिए क्या होता है मल्टीपल फ्यूजन। ये देखिए मल्टीपल फ्यूजन, मैंने ऊपर में भी लिख दिया मल्टीपल फ्यूजन बहुविखंडन कहते हैं। बहुविखंडन में आप देखिए एग्जांपल मैंने नीचे लिख दिया, वैसे शुरू में भी लिख दिया था। इसमें आता है प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम के बाद अगर देखेंगे तो अमीबा भी बहुविखंडन करता, अमीबा भी, मोनोसिस्ट है ये भी, एटसेट्रा से इटीसी। ये जीव ऐसे जीव हैं जो मतलब मल्टीपल फ्यूजन करते हैं। मल्टीपल फ्यूजन में देखिए किस तरह से काम करता है, बहुविखंडन में किस तरह से काम करता है। मान लीजिए ये एक जीव है, मान लीजिए प्लाज्मोडियम, मान लीजिए प्लाज्मोडियम, इसके अंदर जो है न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस आप देख रहे हैं, केंद्रक है, ये पेरेंटल सेल है, पेरेंटल बॉडी, ढेर सारे सेल। पहले क्या करता है अमीबा अपने केंद्रक को तोड़ लेता है, ऐसा ढेर सारा देखिए अंदर में जो है केंद्रक टूट गया, पूरे कंपार्टमेंट में जो है केंद्रक पेरेंटल बॉडी में फैल जाता, पूरी तरह से फैल गया, जिसको हम लोग कहते हैं मेनी न्यूक्लियाई कंटेंट इन द सिस्ट। सही है, इस सिस्ट में ढेर सारे न्यूक्लियाई बन गया, और ढेर सारे न्यूक्लियाई बन के फिर देखिएगा ये ढेर सारे, सही है, ये ढेर सारे छोटे छोटे सेल, सही है, जो मोनोसिस्ट का काम करता है, ये बनकर, और जब फिर फेवरेबल कंडीशन आता है तो ये वॉल फट जाती है, दीवार फट जाती है, सिस्ट ब्रेक्स एंड द डाउटर सेल आर रिलीज्ड। सही है, जब सेल ब्रेक कर जाता तो डाउटर सेल रिलीज हो जाती है। सही है, ये डाउटर सेल बाहर निकल जाती है, बाहर निकलने के बाद ठीक है फिर से आप देखिएगा प्लाज्मोडियम मतलब न्यू प्लाज्मोडियम का जो है फिर से जीव तैयार करते जाएगा। तो इस प्रकार जो है मतलब एक सेल था, एक सेल से ढेर सारे सेल, ढेर सारे जीव जो है, ढेर सारे ऑर्गेनिज्म बन गए, और ढेर सारे ऑर्गेनिज्म बन के मल्टीपल फ्यूजन को दर्शा कर से और अपनी संख्या को बढ़ाता रहा। तो मैं अभी फिर बात किया मल्टीपल फ्यूजन में, मैं फ्यूजन के ऊपर चर्चा कर रहा था कि फ्यूजन 2 तरह से होता है, एक होता है बाइंडिंग फ्यूजन और एक होता है मल्टीपल फ्यूजन। बाइंडिंग फ्यूजन एक होता है मल्टीपल फ्यूजन, इसके ऊपर दोनों पर मैंने बात किया और मैंने एनिमेशन को भी दिखाया ताकि आपको समझ में आ जाए, आपको दिक्कत ना हो। मैं अब आगे बात कर रहा हूं, आप देखिएगा बडिंग है, अगला टॉपिक बडिंग। बडिंग को हिंदी में कहते हैं मुकुलन। बडिंग मतलब मुकुलन, बड कहते हैं, बड मतलब कली भी होता है, बड निकल जाना चाहिए। प्राय देखेंगे यह भी एक अलैंगिक प्रजनन की एक विधि है, जिसमें देखिएगा जैसे कोई जीव है, जैसे मान लीजिए हाइड्रा एक जीव है, हाइड्रा में देखिएगा अंदर का जो कंपार्टमेंट होता है उसमें किसी भी प्रकार का अगर मान लीजिए आउटग्रोथ निकल जाए, चाहे वो भोजन का निकल जाए या मान लीजिए किसी प्रकार का चोटग्रस्त हो जाए या सेल क्षति हो जाए, चाहिए तो उस कारण क्या करता है हाइड्रा जो है, मतलब हाइड्रा जो है उसके आउटर सरफेस पर, बाहरी दीवार पर कुछ ना कुछ उभार निकलता है, प्रोजेक्शन निकलता है, और उस प्रोजेक्शन को ही हम लोग कहते हैं बड, कली कहते हैं। और वो बड जो है धीरे धीरे जब मैच्योर करता है, जब परिपक्व होता है, तो बड परिपक्व होने के बाद फिर से एक नया जीव तैयार कर लेता है। जैसे मैंने अभी देखिए बडिंग को लिखा है, मुकुलन कहते हैं, इसी को हम लोग टॉरुलेशन कहते हैं। मैं बताता हूं पहले इसको। बडिंग जो है 2 तरह के होते हैं, कौन कौन है? पहला है एक्सट्रोजिनस बडिंग, बही मुकुलन। बही मुकुलन में एक्सट्रोजिनस में क्या होता है, मतलब जीव के शरीर के बाहर जो है बड निकल जाता है। सही है, आप देखेंगे हाइड्रा इस तरह से जीव होता है, इस तरह से जीव होता है, हाइड्रा आप देखेंगे ऐसे जीव बनता है। तो क्या होता है बॉडी के बाहर जब अगर बड निकल जाए, बॉडी के बाहर अगर बड निकल जाए, कली निकल जाए, मुकुलन निकल जाए, मुकुल निकल जाए, तो उसको हम लोग कहते हैं कौन सी? एक्सट्रोजिनस बडिंग। इसी में मुख्यतः आता है हाइड्रा, और इष्ट जीव जो है एक्सट्रोजिनस बडिंग कर लेता है। अगर मैं दूसरी बात करूं तो दूसरे में ओवरऑल कहते हैं इसको इंडोजिनस बडिंग। इंडोजिनस बडिंग जो मतलब होता है शरीर के अंदर जब जीव अपना संख्या बढ़ाता है तब उसको इंडोजिनस बडिंग कहते हैं। इसी में मैंने आपको लिया है एस्पोंजिला। एस्पोंजिला मैं सब जीव को भी दिखाता हूं कि किस तरह से जो ये बडिंग करता है और अपनी संख्या को बढ़ाता है, मैं इसके बारे में बात कर रहा हूं। सही है, अगले एनिमेशन में आपको देखते हैं कि मैं क्या दिखा रहा हूं। देखिए, रिप्रोडक्शन इन हाइड्रा बाय बडिंग। हाइड्रा में रिप्रोडक्शन एकदम एनिमेटेड है, आप यहीं से आराम से समझ जाएंगे। ये जीव देखिए हाइड्रा है ना, ये हाइड्रा जीव देखिए, ये प्रोजेक्शन निकल रहा है, इसी को हम लोग कहते हैं बर्ड। ये बर्ड निकल रहा, मुकुलन निकल रहा, ये बर्ड। सही है, पिक्चर नंबर 1 में दिखा रहा हूं, ये हाइड्रा एक जीव है। सही है, कहते हैं इसको पेरेंट हाइड्रा। ये हाइड्रा किसी भी बाहरी कारणवश, किसी कारणवश चोट लग जाए या कोई भी कारण हो तो यहां से एक प्रोजेक्शन निकलता, उभार निकलता। सही है, अब कंडीशन नंबर 2 दिखा रहा हूं। देखिए ये बर्ड जो है धीरे धीरे और बढ़ रहा है। सही है, ये बर्ड धीरे धीरे और बढ़ रहा है, डेवलपमेंटल
या डेवलपिंग बर्ड कहते हैं हम लोग इसको, सही है। तो ये बर्ड दूसरे कंडीशन में और बढ़ गया, पूरा मैच्योर कर रहा, धीरे देखिए यहाँ पर कंडीशन देखिए और जटिल हो गया, बर्ड और बहुत बड़ा हो गया, ये पूरा बर्ड आगे और बड़ा हो गया, बर्ड निकाल लिया, एक सिंपल सा, सही है, जिसको हम लोग न्यू बर्ड भी कहते हैं, न्यू बर्ड। अब देखिए जब ये बर्ड परिपक्व हो जाता है तो इस कंपार्टमेंट से आसानी से यहाँ से तोड़ लिया, फिर से यहाँ देखिए ये न्यू हाइड्रा का न्यू हाइड्रा बन जाता है, नीचे भी लिखा हुआ न्यू हाइड्रा, ये न्यू बर्ड। तो इस प्रकार जो है आप देखेंगे हाइड्रा जो है अपने बर्डिंग की क्रिया को, प्रोसेस को वो पूरा करता है। और इस प्रकार 4 स्टेप में मैंने आपको दिखाया कि हाइड्रा जो है किस प्रकार से प्रजनन करता है। वही मैं आपको दिखाता हूं एक और जीव, चाहिए, मैंने लिख भी दिया है, रिप्रोडक्शन इन ईस्ट बाय बर्डिंग, सही है। बर्डिंग के द्वारा ईस्ट भी रिप्रोडक्शन करता, प्रजनन करता, ईस्ट, सही है। ईस्ट आप देखेंगे, सही है, खाबर सोडा अगर मान लीजिए कोई चीज बनती है तो उसमें डाला जाता है, उसी में ईस्ट पनपता है। खाबर सोडा अगर डाल दिया जाए, किसी मान लीजिए बेसन हो या फिर कोई ऐसा पदार्थ हो जिसमें वो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ती है, धीरे धीरे उसकी खुशबू अलग आ जाती है, उसके बाद वो खाना जो है खाने में स्वादिष्ट हो जाती है। तो ईस्ट का जो है, ईस्ट जो है अपनी गुणन, मल्टीप्लिकेशन, अपनी संख्या को किस तरह से बढ़ाता है, इसकी मैं बात कर रहा हूं। अब देखिए एक ईस्ट है, एक छोटा सा जीव ईस्ट है, ईस्ट सेल है, सही है। अब ईस्ट सेल में धीरे धीरे प्रोजेक्शन, एक उभार निकल रहा, प्रोजेक्शन मतलब उभार होता है। डेवलपिंग बर्ड है, सही है, ये धीरे देखिए निकल रहा, ये निकल रहा दूसरे कंडीशन में, ये पहला कंडीशन था, यहाँ देखिए तीसरे कंडीशन में बर्ड और निकल गया, ये तीसरा कंडीशन। और यहां से देखिए ऐसा कंडीशन हो गया, सही है, बर्ड का एक चेन बन गया, ढेर सारे बर्ड निकल गए ईस्ट में, सही है, ढेर सारे बर्ड निकल गए, ठीक है। तो अब ये फिर बर्ड जब मैच्योर कर जाएगा तो ये बर्ड मैच्योर करने के बाद फिर से जो है इसी को हम लोग कहते हैं चेन ऑफ बर्ड्स कर लीजिए, बहुत सारे बर्ड्स हैं, कर लिए तो चेन ऑफ बर्ड्स बन जाते हैं बहुत सारे। फिर मैच्योर करने के बाद ये फिर जमीन पर गिर जाएंगे, सही है, फिर से यहाँ से ढेर सारे ईस्ट जो है, मतलब जहां पर गिरेंगे उस कंडीशन में फिर ढेर ईस्ट बनते जाएंगे। तो अपनी संख्या को इस प्रकार जो है ईस्ट जो है बर्डिंग के माध्यम से अपनी संख्याओं को बढ़ाता है। तो ईस्ट सेल में इस तरह से प्रजनन होता है। मैंने ये दिखाया आपको ईस्ट की कोशिकाओं का प्रजनन किस तरह से करता है। आप ये देखिएगा इंडोजिनस बर्डिंग का अगर एग्जांपल आप देखेंगे तो इंडोजिनस बर्डिंग में मैंने एग्जांपल दिखाया था आपको, देखिए इस तरह से इंडोजिनस बर्डिंग में ये देखिए एस्पोंजिला है, सही है, इसी एस्पोंजिला को मैं आपको दिखाता हूं, थोड़ा सा देख लीजिए। ये देखिए एस्पोंजिला है, मैंने यहाँ एग्जांपल भी लिख दिया हूं, अगर मैं एनिमेशन दिखा दूंगा तो फिर आपको समझ में आ जाएगा आसानी से। ये स्पॉन्जिला है, सही है, ये जब देखिए ढेर सारे इसके अंदर, मतलब बॉडी के अंदर जो है, बॉडी के अंदर ये बर्ड निकालता है और बॉडी के अंदर बर्ड निकाल कर, सही है, अपनी संख्या को बढ़ाता है, स्पॉन्जिला जीव, सही है। तो ये इंडोजिनस बर्डिंग सिस्टम लोग कहते हैं। चलिए मैं आगे बढ़ता हूं, इसी का टॉपिक्स है, बर्डिंग का भी टॉपिक है, बर्डिंग का टॉपिक्स है एक टॉरुलेशन कहते हैं। मैंने बताया था कि टॉरुलेशन बताता हूं, कोई अंतर नहीं है, सही है, दोनों जो है सेम ही होता है। बर्डिंग और टॉरुलेशन में थोड़ा सा अंतर हो जाता है। कहता है कि कई बार जो है, कई बार कोशिकाओं में 2 या 2 से अधिक बर्ड निकल जाते हैं। बिल्कुल सही बात है, सही है, बर्ड के ऊपर बर्ड, बहुत सारे बर्ड निकल जाते हैं, सही है। और जैसे ईस्ट मैंने बताया था, ईस्ट में बर्ड के ऊपर बर्ड निकल जाता है, सही है, तो वो और हाइड्रा में इस तरह से नहीं काम करता। तो क्या होता है, बर्ड के ऊपर बर्ड विकसित हो जाते हैं और जिसमें से प्रत्येक पर पुनः बर्ड निकलता है। अब ईस्ट में देखिएगा एक बर्ड निकला, फिर उसके ऊपर एक बर्ड निकल जाता, फिर उसके ऊपर एक बर्ड निकल जाता, तो ढेर सारे ईस्ट में जो है बर्ड निकल जाते हैं। इस प्रकार जो है यह जटिल बर्डिंग की परिस्थिति जो है बन जाती है, जिस प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं टॉरुलेशन। एक जटिल बर्डिंग के ऊपर बर्डिंग से ढेर सारा बर्ड बन जाता है, सही है, तो जिसको हम लोग कहते हैं चेन ऑफ बर्ड बन जाता है। चेन ऑफ बर्ड्स बनने के बाद से इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं, मतलब टॉरुलेशन, एक जटिल प्रोसेस होता है टॉरुलेशन, सही है। इसका मैंने एग्जांपल भी लिख दिया है यहाँ पर, एक ईस्ट भी आता है या ओडिया ऑफ राजोपस भी कहते हैं, सही है। आगे मैं आपको राजोपस का भी दिखाता हूं कि राजोपस जो है किस तरह से होता है। अब देखिए ये राजोपस का फोटो है, टॉरुलेशन का पार्ट है राजोपस, इसको मैंने दिखाया है। आप देख रहे हैं यहाँ पर स्पोरेंजिया, वैसे आगे फिर बताऊंगा। यहाँ पर स्पोरेंजियम बना रहा था, इस स्पोरेंजियम के अंदर ये ढेर सारे स्पोर रहते हैं, सही है। ये आप देख रहे हैं इस छोटे से पार्ट्स को हम लोग कहते हैं कोलुमेला होता है, स्पोरेंजियोस्पोर इसके अंदर जो बनता है, स्पोर बीजाणु जिसको हम लोग कहते हैं, और ये जो लंबा जैसा स्ट्रक्चर रहता है इसको कहते हैं स्पोरेंजियोस्पोर, सही है। और नीचे पर आप देख रहे हैं ये वाला, और ये कंपार्टमेंट जो होता है राजवाट्स कहलाता है। राजवाट्स मतलब जड़ की तरह संरचना होता है, जड़ की तरह संरचना होता है। ये छोटा सा फोटो है राजोपस का फोटो देखें, और राजोपस जो है इस तरह से, ये देखिएगा ढेर सारा जो स्पोर होता है, ये स्पोर अगर गिर जाए, चाहिए, तो फिर ढेर सारे राजोपस को तैयार कर सकता है, आप बना सकता है। मैं आगे इस पर भी और बात करता हूं। अब देखिए मैं अगले टॉपिक्स के ऊपर बात कर रहा हूं, इसका नाम है एस्पोरुलेशन। एस्पोरुलेशन का मतलब होता है, एस्पोरुलेशन मतलब होता है बीजाणु निर्माण, नाम ही है बीजाणु, स्पोर आप समझेंगे, स्पोर
स्पोर मतलब होता है या बीजाणु, ठीक है, बीजाणु। स्पोर एक बीज की तरह काम करता है, जैसे मकई हो, गेहूं हो, सही है, उसको अगर मिट्टी में डाल दिया जाए, सही है, तो नए पौधे का विकास कर लेता है, तो वो बीज का काम करता है। सेम उसी तरह इस प्रोसेस में भी हम लोग चलते हैं, स्पोरुलेशन में बीजाणु निर्माण। इसका अगर एग्जांपल लिया जाए तो आप देख सकते हैं क्लेमाइडोमोनास, क्लेमाइडोमोनास स्पोरुलेशन द्वारा निर्माण कर लेता है, अपनी संख्या को बढ़ाता है। यूलोथोरिक्स भी एक जीव है, सही है, यह जीव भी जो है स्पोरुलेशन निर्माण के अंतर्गत ही आते हैं, सही है। अब इसमें कुछ एक टर्म्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स, द टर्म्स टू बी नोटेड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, सही है। कह रहा है ये कि मोटाइल, मोटाइल मतलब होता है चलनशील, चलनशील, चलनशील मतलब क्या, चलने वाला, सही है, जो चले। एक होता है नन मोटाइल, एक होता है मोटाइल, यहां मैंने लिख दिया नन मोटाइल और चलनशील। मोटाइल मतलब चलनशील, जो बीजाणु चलता हो, सही है। तो कौन सा बीजाणु चलता है, जूस्पोर नाम है। मोटाइल बीजाणु को ही हम लोग जूस्पोर कहा जाता है, सही है। जूस्पोर के बारे में मैं बता रहा हूं, जूस्पोर कहा जाता है, ये जलीय जीवों में पाया जाता है। जूस्पोर किस में पाया जाता है, जलीय जीवों में, और प्राय जूस्पोर को ही हम लोग मोटाइल बीजाणु कहते हैं, मोटाइल स्पोर कहते हैं। और दूसरा मैंने यहां पर लिखा है नन मोटाइल, नन मोटाइल मतलब मैंने लिख दिया है अचलनशील, इसको हम लोग कहते हैं अचलनशील। आप देखिएगा नन मोटाइल स्पोर जो होता है, बीजाणु जो होता है, वो विभिन्न प्रकार के होते हैं, सही है। नन मोटाइल जो अचलनशील हो, जो चल ना पाए, सही है, जो एक जगह स्थिर रहे, सही है, वो उसको हम लोग कहते हैं नन मोटाइल। इसमें आते हैं मुख्यतः एग्जाम्पल के तौर पर मैंने लिख दिया है, आप नोट करते जाएं, अच्छे से समझते जाएं, आपको दिक्कत ना होगा। ये प्लेनोस्पोर, अब प्लेनोस्पोर्स, हिप्नोस्पोर भी कहते हैं इसको, हिप्नोस्पोर, ये काइनेट है, सही है, ये काइनेट, कोनिडिया, सही है, ईटीसी एटसेट्रा, कोनिडिया, ये सब ऐसे जीव हैं जो नन मोटाइल स्पोर्स हैं, सही है, जिनके बीजाणु चलते नहीं हैं, अचलनशील होते हैं, सही है। तो ये से कुछ एक जीव हैं जो नन मोटाइल होते हैं और कुछ एक जीव हैं जो मोटाइल होते हैं। फिर दिखाते हैं आपको, सही है, कि मतलब कौन सा टॉपिक्स है, एक फिर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, कुछ बीजाणु बाह्य अंगों पर विकसित होते हैं, सही है, कुछ बीजाणु, कुछ स्पोर्स, बीजाणु मतलब स्पोर्स, कुछ बीजाणु जो है, स्पोर्स जो है, वह बाह्य अंगों पर विकसित होती है। जैसे मैंने बोला कोनिडिया, चेन ऑफ कोनिडिया, मैं आगे दिखा रहा हूं पिक्चर से, तो आप देखेंगे कोनिडिया जो है वो बाह्य अंगों पर विकसित होता है, ढेर सारे कोनिडिया बन जाते हैं, सही है, और वो बाह्य अंगों पर विकसित कर लेता है। अगर मैं चौथे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात करूं तो चौथा महत्वपूर्ण है, कुछ बीजाणु बीजाणु कोषों में बनता है, जिसको हम लोग कहते हैं स्पोरेंजिया। जैसे मैंने अभी राजोपस का दिखाया था, राजोपस में स्पोरेंजिया होता है, सही है, उसी स्पोरेंजिया के अंदर स्पोर बनता है, सही है, बीजाणु बनता है, के अंदर ही विकसित होता है, ठीक है। जिसमें एग्जांपल मैंने लिखा, यहाँ भी देखो राजोपस लिख दिया हूं, और यहाँ देखो म्यूकर है, सही है, और म्यूकर और ये राजोपस दोनों ऐसे बीजाणु है, सही है, जो स्पोरेंजिया के अंदर बनते हैं, सही है, और अपनी संख्या को बढ़ाता है। अब मैं बात करने वाला हूं, मैंने भी बोला था कि 1 बाय 1 करके मैं बताता हूं आपको कि किस तरह से ये काम करता है। देखिएगा जूस्पोर, जूस्पोर की हम लोग कहते हैं चल बीजाणु, जूस्पोर को हम लोग कहते हैं चल बीजाणु। आप चल बीजाणु में देखिएगा कौन कौन सा है, कौन कौन चलता है, यूलोथ्रिक्स, यूलोथ्रिक्स, अगला है क्लेमाइडोमोनास, आप जानते हैं ये क्लेमाइडोमोनास जो प्लांट है, ठीक है, और यह एक जगह स्थिर नहीं रहता बल्कि चलते रहता है, सही है, पानी में रहता है और बल्कि चलते रहता है, सही है, प्लांट में यह बाद आ जाता है, सही है। इसके बाद आ जाता है ओडोगोनियम, ओडोगोनियम भी एक तरह से ये पौधा प्लांट में आ जाता है, वॉचरिया देखिएगा, वॉचरिया, ईटीसी, ये सब मोटाइल स्पोर होते हैं, सही है, मोटाइल स्पोर। फिर से एग्जांपल मैं कर देता हूं, एग्जांपल विशेष रूप से आप ध्यान रखेंगे, एग्जांपल बहुत मायने रखता है। जूस्पोर के अंतर्गत यूलोथ्रिक्स आता है, क्लेमाइडोमोनास आता है, सही है, एल्गी के रूप में ये क्लेमाइडोमोनास, सही है। इसके बाद ओडोगोनियम आता है, ओडोगोनियम के बाद वॉचरिया, वॉचरिया आ रहा, ये सब नन मोटाइल स्पोर है। यहीं पर मैं आपको दिखा रहा हूं कि मतलब जूस्पोर्स इन क्लेमाइडोमोनास, यहां लिख भी दिया हूं, एल्गी होता है ये, एल्गी, एल्गी में आता है क्लेमाइडोमोनास, सही है, और ये चलने वाला प्लांट होता है। आप देखिएगा इसके अंदर ये न्यूक्लियस पाता था, न्यूक्लियस पाया जाता है, ये देखिए न्यूक्लियस को निकाल के मैंने दिखा, लिख भी दिया न्यूक्लियस। यहाँ पर देखिएगा छोटे छोटे से स्टिग्मा रहते हैं जिनको आई स्पॉट कहते हैं। आई स्पॉट प्रकाश के प्रति संवेदनशील होता है, सही है, जिधर से इनको प्रकाश लगता है उधर पर ये चले जाते हैं, तो सही है, ये आई स्पॉट का काम करता है, स्टिग्मा जिसको हम लोग कहते हैं। और इसके नीचे देखिएगा छोटा सा स्टार्च ग्रेन रहता है जो रिजर्वॉयर फूड के रूप में काम करता है, पायरिनॉइड भी रहते हैं, सही है, जो देखिएगा मतलब फूड जो है, फूड स्टार्च ग्रेन के रूप में, फूड के रूप में से पायरिनॉइड अंदर सिंचित रहता है, सही है, दिखाता है। आप देखिएगा इसी के अंदर भरा रहता है साइटोप्लाज्म, कोशिका द्रव से साइटोप्लाज्म भरे हुए से, इसी के अंदर क्लोरोप्लास्ट होता है, बेचारा सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन तैयार करता है, क्लोरोप्लास्ट जिसको हम लोग कहते हैं हरित लवक, से यहाँ पर देखेंगे आप एक स्ट्रक्चर है जिसको हम लोग कहते हैं गोल्जी एपरेचर या गोल्जी बॉडी, गोल्जी बॉडी,
ये भी कहते हैं, सही है। और इसके अंतर्गत से माइटोकॉन्ड्रिया भी आ गया, सही है, माइटोकॉन्ड्रिया मैंने यहाँ लिख भी दिया, माइटोकॉन्ड्रिया भी रहता, सही है। और यहाँ पर दो दानेदार संरचना होती है जिसको हम लोग कहते हैं वैक्यूल। दरअसल इनको कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल भी कहते हैं, सही है। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल देखिएगा फैलते रहता, सिकुड़ते रहता, सही है, अपने अनुसार वो एडजस्ट करते रहता, सही है। और यहाँ पर दो फ्लैजिलम लगे रहते हैं, सही है, या फ्लैजिला कहते हैं, सही है। ये फ्लैजिला जो लोकोमोशन के लिए हेल्प करता है, प्रचलन के लिए काम करता है और एक प्रचलन अंग के रूप में यह काम करता है, सही है। तो मैंने ये आपको दिखाया क्लेमाइडोमोनास कैसे रहता है, काम करते हैं, कैसे करता है। मैं आपको दिखाता हूं क्लेमाइडोमोनास का प्रजनन किस तरह से होता है। आप देखेंगे ना क्लेमाइडोमोनास का प्रजनन किस तरह से करता है, देखिए मैं दिखा रहा हूं। क्लेमाइडोमोनास सबसे पहले जो है ये क्लेमाइडोमोनास है, आप देख रहे हैं क्लेमाइडोमोनास है, सही है। इसके यहाँ पर कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स या वैक्यूल्स रहते हैं, ये दो फ्लैजिला लगे रहते हैं, सही है। आप देखिएगा ये प्रोटोप्लास्ट होते हैं, सही है, अंदर में। और फिर ये अंदर बीच में आप देखेंगे ये एक नेक पोर्शन का काम करता है। इसके अंदर देखिएगा न्यूक्लियस रहता है, सही है, और पायरिनवाइड संरचना नीचे रहता है। क्या करता है, मतलब केंद्रक का काम करता। तो आप देखिएगा सबसे पहले जब क्लेमाइडोमोनास को प्रजनन करना रहता है, अपनी संख्या बनाना रहता है, तो सबसे पहले क्लेमाइडोमोनास अपने फ्लैजिला को तोड़ लेता है। फ्लैजिला को हटा लिया। आप ये दूसरे फिगर में देख रहे हैं, ये फिगर नंबर ए है। अब ये फिगर नंबर बी आप देख रहे हैं, फ्लैजिला ये टूटकर हट गया, सही है। यहाँ देख रहे हैं केंद्र के अंदर में बंद है, सही है। ये पायरिनोइड की संरचना जो है वो डिवाइड कर रही है। पायरिनोइड दो भाग में बट रही है, सही है। कहता है फ्लैजिलेटेड विदाउट फ्लैजिलम, सही है, फ्लैजिला नहीं लगा हुआ। ये यहाँ से आप गौर से देखेंगे तो यहाँ दो भाग में देखिए, यहाँ से कंटेंट बट रहा है, यहाँ से यहाँ से ये बन रहा है, सही है। अंदर में केंद्रक भी बटे जा रहे हैं। ये देख रहे हैं क्लेमाइडोमोनास का ये कंडीशन नंबर सी है। अगर आप देखेंगे डी नंबर कंडीशन में, तो डी नंबर कंडीशन में आप देख रहे हैं यहाँ से जीव जो है चार भाग में बट रहा है। एक ये, दो ये, तीसरा ये, चौथा ये, सही है। डिवीजन ऑफ प्रोटोप्लास्ट, सही है। इस प्रोटोप्लास्ट का डिवीजन हो रहा, मतलब एक था, एक से दो सेल बना, दो से चार सेल बन गया, और चार सेल के बाद बनने के बाद देख रहे हैं ये आपका डी नंबर ऑप्शन है। ये 3 नंबर देख रही है, ई नंबर में देखिए अब यहाँ से धीरे धीरे पूरी तरह से क्लेमाइडोमोनास बन चुका है। क्लेमाइडोमोनास बन चुका है, सही है। और इसमें धीरे धीरे देखिएगा जिस ये क्लेमाइडोमोनास अंदर में जो संरचना है इसी को हम लोग कहते हैं जूस्पोर। जूस्पोर आप ध्यान रखिएगा, ये जूस्पोर छोटे छोटे बहुत सारे जूस्पोर हैं। इसी को हम लोग इंग्लिश में लिखते हैं फॉर्मेशन ऑफ जूस्पोर। क्या कहिएगा, फॉर्मेशन ऑफ जूस्पोर, मतलब जूस्पोर का निर्माण हो रहा है, चल बीजाणु का निर्माण, जूस्पोर का निर्माण हो रहा है। अब ये दीवार देखिएगा, ये जो बाहरी आउटर वॉल होती है टूट जाती है, ब्रोकन कर जाती है। फिर एफ नंबर कंडीशन में देखिएगा फिर से जब ये न्यू क्लेमाइडोमोनास बनता है, सही है, फिर ये न्यू एल्गी तैयार होता है, तो जूस्पोर्स जो है धीरे धीरे अलग हो जाते हैं। फिर ये लाइफ स्पेन साइकिल में ये चलते रहते हैं। तो इस प्रकार आप देखते हैं तो मतलब ढेर सारे क्लेमाइडोमोनास जो है अपना इस प्रकार जो है प्रजनन करते हुए से अपनी संख्या को बढ़ाता रहता है, ठीक है। वही मैं बात करूं ओडोगोनियम की। ओडोगोनियम देखिएगा, ये मैंने लिखा है ओडोगोनियम है, सही है। देखिएगा एपिकल कैप्स होता है ये ऊपर में, ओडोगोनियम का पिक्चर है, सही है। आप इसके अंदर देखेंगे तो ये रेटिकुलेट क्लोरोप्लास्ट होता है। ये बहुत सारी संरचना इस तरह से दानेदार रहती है, तो इसको हम लोग कहते हैं रेटिकुलेट क्लोरोप्लास्ट। से जालवत क्लोरोप्लास्ट रहता है, हरित लवक रहता है। सबसे ऊपरी संरचना इस तरह से बना रहता है, सेल वॉल इसको कहते हैं। ये यहाँ सेल वॉल है। ओडोगोनियम का फोटो दिखा रहा हूँ, सही है। एस्पोगारा का भी सेल कुछ इस तरह से रहता है, से काम करता है। ऊपर वाला ये सेल वॉल से अंदर में पायरिनोइड संरचना भी रहती है, और ये बहुत सारे ऐसे सेल रहते हैं जिनको कैप्सूल कहते हैं, सही है। और प्रत्येक सेल के अंदर देखिएगा आप एक न्यूक्लियस हुआ करता है, केंद्रक होता है, क्योंकि केंद्रक जो है डिवीजन में बहुत बड़ा हेल्प करता है। और ये बेसल होल्ड मतलब जो देखिएगा ओडोगोनियम जो शुरुआती दौर का पार्ट्स होता है उसको हम लोग कहते हैं बेसल होल्ड स्टेट। ये बेसल बॉडी या बेसल, ठीक है, मतलब जहाँ प्लेट जिस पर ये ओडोगोनियम का चेन खड़ा रहता है, ओडोगोनियम का सेल खड़ा रहता है, उसको हम लोग कहते हैं। तो यहीं पर आप देखेंगे एक बड़ा सा संरचना मैंने दिखाया है। कहते हैं देखिए इसको, ये वाला जो भाग है यहाँ पर मैंने दिखाया था, ये वाला भाग, यही सब संरचना है। ये इसको हम लोग कहते हैं कैप्स। ये वाला भाग जो है कैप्स है। इसी में ऊपरी वाला भाग जो होता है, ये वाला भाग, इसको कहते हैं सेल वॉल। सेल वॉल है ये, कोशिका भित्ति कहते हैं हिंदी में। इसके अंदर देखिएगा आप न्यूक्लियस रहता है, केंद्रक, न्यूक्लियस का काम करता है, न्यूक्लियस केंद्रक। फिर देखिएगा पायरिनोइड संरचना रहती है, सही है। और ये रेटिकुलेट क्लोरोप्लास्ट, ढेर सारे क्लोरोप्लास्ट रहते हैं, सही है। आप समझना ये है कि संख्या अपनी कैसी बढ़ा रही है। आप देख रहे हैं यहाँ से ये एपिकल कैप्स है, यहाँ से ये आप यहाँ से देख रहे हैं एपिकल कैप्स, यहाँ से देख रहे हैं ये जितने भी, सही है, जितने भी बॉडी यहाँ से मैं दिखा रहा हूँ, पार्ट 1, पार्ट 2, खंड 2, 3, 4, सही है, 5, जितने पार्ट्स हैं, सही। अगर ये हर एक पार्ट्स किसी कारणवश, चाहे वो डेड हो जाए, सही है, बॉडी डीके हो जाए, नष्ट हो जाए, सड़ जाए, गल जाए, किसी भी कारणवश, सही है, अगर मान लीजिए ये सब पार्ट्स अलग हो जाए
तो आप समझ सकते हैं कि ये हर एक पार्ट जो है पूरी तरह से ओडोगोनियम का निर्माण कर सकता है, सही है। सेम इसी तरह जो है, इसी तरह से प्रजनन जो है स्पायरोगारा भी करता है। स्पायरोगारा भी सेल इसी तरह से बनता है और ढेर सारे बड़ी, उसमें भी कई अगर मान लीजिए कोई सेल किसी कारणवश डेथ एंड डीके हो जाए, मतलब सर्ग जल जाए, गल जाए, नष्ट हो जाए, सही है, तो वो जीव जो है प्रत्येक सेल टूटकर फिर से एक नया सेल बना लेता है, पूरी तरह से मतलब नया जीव तैयार कर लेता है, ओडोगोनियम का एक श्रृंखला। तो इस तरह से जो है क्लेमाइडोमोनास का प्रजनन दिखा, ओडोगोनियम जो है इस तरह से प्रजनन करता है और अपनी संख्या को बढ़ाता है। वैसे फिर अगर आप आगे देखेंगे तो मैं आगे अगर बात करूं तो अगला है कोनिडिया। देखिए कोनिडिया, कोनिडिया कहते हैं, कोनिडिया यही प्रचलन की इसी का प्रोसेस है, स्पोरुलेशन का। कोनिडिया एग्जाम्पल में मैंने लिख दिया है फंजाई, हिंदी में कहते हैं कवक, कवक कवक कवक। फंजाई देखिएगा कवक होता है, सही है, हिंदी में कहते हैं फंजाई। एस्परजिलस भी आता है जीव, सही है, मतलब जिनमें कोनिडिया बनता है। एल्ब्यूगो, एल्ब्यूगो में भी कोनिडिया बनता है। आप देखेंगे पेनिसिलियम, सही है, पेनिसिलियम से इसे सबसे पहले दवा तैयार किया गया था, सही है, तो ये पेनिसिलियम ईटीसी में कोनिडिया पाया जाता है। ये जितने भी मैंने एग्जाम्पल लिखा, एग्जाम्पल पर विशेष फोकस करना आप, ताकि आप एग्जाम को क्रैक कर सको, आप एग्जाम को सही है आसानी से समझ सको, क्वेश्चन बना सको, सही है, इतना चीज जरूर करना, ठीक है। तो मैं ये कह रहा था कि ये सब जीव जो है, इन सब जीव में कोनिडिया पाया जाता है। मैंने एक जीव दिखा है एस्परजिलस, एस्परजिलस में मैंने एक दिखाया फोटो आपका, सही है, यहाँ जो आप ऊपर में देख रहे हैं ये ढेर सारे, सही है, ये सब कोनिडिया है, कोनिडिया है, सही है, जिसको हम लोग चेन ऑफ कोनिडिया भी कहते हैं, चेन ऑफ कोनिडिया, चेन ऑफ कोनिडिया का चेन, ढेर सारे से ये सब देखें, पूरी तरह से ये सब स्पोर है, सही है, स्पोर होता है, फाइलिड रहता है, स्पोर के ये कोनिडिया के नीचे फाइलिड्स रहता है, मैंने ये लिखा। फिर ये आप देखेंगे फाइलिड के पीछे नीचे जो है मेटुला लगा रहता है, ये मेटुला पोर्शन से है, इसके नीचे जो लगा रहता है इसको हम लोग ब्रांच कह देते हैं, और इसके नीचे जो लगा रहता है कोनिडियोफोर कहते हैं, ये कोनिडियोफोर, और कोनिडियोफोर लगा रहता है किसमें, हाइफी से लगा रहता है, हाइफी से, सही है, और ये मतलब ये पार्ट से नीचे वाले पार्ट्स को हम लोग माइसिलियम कहते हैं, माइसिलियम कहते हैं। तो ये ढेर सारे जीव आप देखेंगे, मतलब इस तरह से जो है ये पूरा कोनिडिया का चेन बना लेता है, सही है, चेन ऑफ कोनिडिया, ढेर सारे, सही है, मतलब ये स्पोर अगर गिर जाए, अगर ये स्पोर नीचे गिर जाए तो ढेर सारे से स्पोर तैयार कर लेंगे और ढेर सारे जीव जो है वो बनाकर फिर अपना जो है इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के रेस में कंटिन्यू चलते रहेंगे। आगे देखिए अगला एक प्रोसेस है प्रजनन का, ये अलैंगिक प्रजनन की एक विधि है जिसका हम लोग कहते हैं एस्पोरेंजियोस्पोर, सही है, एस्पोरेंजियोस्पोर से हिंदी में मैंने लिख दिया एस्पोरेंजियोस्पोर, एस्पोरेंजियोस्पोर। इसमें देखिएगा प्रजनन कौन कौन सा जीव करता है एस्पोरेंजियोस्पोर के द्वारा, इसमें देखिएगा बेसिकली एस्पोरेंजिया बनता है और उस एस्पोरेंजिया के अंदर स्पोर बनता है, बीजाणु बनता है, जैसे कि इसमें मैंने दिखाया, पहले इसका मैं दिखा देता हूं। पहले एक जीव है, नाम है इसका म्यूकर, म्यूकर जो है एस्पोरेंजियोस्पोर में बनाता है। राइजोपस है, राइजोपस ये भी जीव एस्पोरेंजियोस्पोर बनाता है, ईटीसी, इसको हम लोग अचल बीजाणु भी कहते हैं, अपलेनोस्पोर भी होता है ये। आप देखिएगा, आप समझिएगा कि ये देखिए क्या बनाया मैंने से, ये देखिएगा फिर से समझना, ये देखो ये आप देख पा रहे हो, इसके अंदर ढेर सारे पीले पीले स्ट्रक्चर बन रहे हैं जिनको हम लोग कहते हैं स्पोर्स, स्पोर्स, स्पोर एक, सही है, ढेर सारे स्पोर होते हैं, ब्राउन कलर के होते हैं प्राय, सही है, ब्राउन कलर के होते हैं, सही है। इसी को ये जो है एक फिगर दिखा रहा हूं, पूरा एक मतलब नॉर्मल फिगर है, सही है। इसके अंदर देखिएगा, इसके अंदर इस कंपार्टमेंट को हम लोग कहते हैं स्पोरेंजियम, स्पोरेंजियम, इसी स्पोरेंजियम के अंदर बनता है स्पोर, क्या बनता है, इस स्पोरेंजियम फॉर्म्स, स्पोरेंजियम फॉर्म्स स्पोर, इस स्पोरेंजियम के अंदर बनता है, इसी में ढेर सारे संरचना, जैसे इसे काट कर दिखाया हूं, यहां पर देखिए ये बंद है, ये कटा हुआ है, और नीचे वाला भाग जो रहता है मतलब इस अंदर थोड़ा सा देखिएगा चौड़ा सा भाग रहता है जिसको हम लोग कॉलुमेला कहते हैं, कॉलुमेला, इसी में देखिएगा नीचे थोड़ा सा एक रेशा जैसा संरचना रहता है, उसी को हम लोग कहते हैं एफाइसोसिस, सही है, और एस्पोरेंजियोफोर नीचे वाला संरचना, ये जो गोला ये संरचना जो है इसी को कहते हैं हम लोग एस्पोरेंजियोस्पोर कहते हैं, ठीक है। ये सब नीचे माइसिलियम लगे रहते हैं, रूट की तरह राइजवाइड की तरह संरचना रहते हैं, सही है, सबस्ट्रेट जो मतलब हाइफी की तरह ढेर सारे फिर इसमें देखेंगे निकल जाते हैं जिनको हम लोग हाइफी कहते हैं, सही है। राइजवाइड मतलब होता है जड़ की तरह संरचना, सही है, सॉरी, राइजर मतलब जड़ की तरह संरचना होती है, और ये जो फैलता है इसी को हम लोग कहते हैं एस्टोलोन, एस्टोलोन। तो यही स्पोरेंजिया में स्पोर बनता है, सही है, और स्पोर बनकर, ठीक है, फिर ये किसी कारणवश से, जैसे कि आप देख रहे हैं एक यहाँ जो है, यहाँ आप देख रहे हैं स्पोरेंजियो, ये देख रहे हैं स्पोरेंजियम है, इस स्पोरेंजियम को स्पोरेंजिया भी कहते हैं, टेंशन ना लेना, सही है, स्पोरेंजिया है,
इस स्पोरेंजिया को थोड़ा सा और ओपन करिएगा तो इसके अंदर ढेर सारा स्पोर दिखाई पड़ेगा। इस स्पोर को अगर मान लीजिए फिर जब ये मैच्योर कर जाता है, परिपक्व हो जाता है, तो फिर ये नीचे गिर जाता है। सही है, अब नीचे गिरेगा ढेर सारा, सही है, ढेर सारा मतलब ये म्यूकर का प्लांट या मान लो फिर राइजोपस का प्लांट तैयार कर लेगा। तो इस प्रकार जो है यह अपना प्रजनन जो है अपनी संख्या को बढ़ाता है, मुख्यतः स्पोरेंजियो स्पोर में आप देखेंगे तो इस तरह से प्रजनन करता है। मैंने इसके ऊपर भी दिखाया आपको कि किस तरह से काम करता है ये। अगर आप देखेंगे तो मैं तीनों को एक जगह समेट दिया हूं। आप देख रहे हैं ये जू स्पोर है, आप देखिएगा इसको जू स्पोर है, ये जू स्पोर मतलब जू स्पोर का निर्माण कर रहा है क्लेमाइडोमोनास में, मैंने पीछे दिखाया हूं। सही है, आप यहां देख रहे हैं, सही है, ये वाला दिखाए थे आपको, सही है, पीछे मैंने, सही है, ये वाला आप देखेगा, मतलब ये भी मैंने दिखाया है। सही है, नीचे नाम भी लिख दिया उसका, जू स्पोर के बाद मैंने आपको कोनिडिया दिखाया था, ये वाला भाग कोनिडिया का है। आप अगर देखेंगे क्लेमाइडोमोनास, मैंने ये वाला क्लेमाइडोमोनास दिखाया था। सही है, आप अगर चलेंगे तो ये ओडिया है जिसको ओडोगोनियम भी कहते हैं। सही है, अब यहाँ पर चलेंगे तो स्पोरेंजियोस्पोर कहते हैं। सही है, ये वाला स्पोरेंजियोस्पोर से या राइजोपस का भी आ जाता है पौधा। सही है, तो कुल मिलाकर सबको एक जगह मैंने इकट्ठा करके आपको दिखाया हूँ। सही है, ताकि आप आसानी से इन चीजों को समझ जाए, आपको दिक्कत ना हो। वैसे आप देखिए अगला जो है मतलब छोटा सा प्रोडक्शन, इसी में ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की कड़ी में ही मैं एक छोटा सा फिर टॉपिक आ जाता है फ्रेगमेंटेशन। मैं लास्ट पोजीशन पर हूं, देखिए थोड़ा सा ध्यान से देखिए, समझ जाइएगा। फ्रेगमेंटेशन मतलब होता है खंडन, मैंने पीछे भी बताया था खंडन क्या है, फ्रेगमेंटेशन। आप देखिएगा एग्जांपल तौर में स्पायरोगारा, यूलोथ्रिक्स, हाइड्रा भी इसमें प्रजनन करता है। फ्रेगमेंटेशन नाम या खंडन, जब अपने बॉडी को तोड़ लेगा, बॉडी ओडोगोनियम में मैं बताया था, ओडोगोनियम के बाद यहां चल रहा हूं स्पायरोगारा में, मैंने बताया था कि आगे बताता हूं। ये देखिए स्पायरोगारा का ये फोटो है, रियल चित्र में, इसमें देखिए ये, फिर यहां से देखिए ये सब कंपार्टमेंट अलग अलग टूट जाता है। ये इसमें पाइरिनाइड संरचना रहती है, बीच में देखिए यहाँ लाल वाला न्यूक्लियस रहता है, इसके ऊपर एक सेल वॉल, ये हरा वाला लेयर सेल वॉल रहता है। सही है, और इसी में म्यूसिनेज शीट लगाता है कि लसा सा चिपचिपा सा पदार्थ लगा रहता है। सही है, और इसके अंदर देखिए क्लोरोप्लास्ट रहता, चूंकि प्लांट के अंतर्गत आ रहा है, तो क्लोरोप्लास्ट रहेगा, हरित लवक की उपस्थिति में ये किस तरह खाना बनाएगा अपना। सही है, और इस सेल वॉल के अंदर में एक उजला सा, ये देखिए अंदर सा एक लेयर दिखाई पड़ता, इसी को हम लोग कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। सही है, कोशिका झिल्ली, और इसके अंदर ये छोटा छोटा सा एक रचना बन रहा जिसको हम लोग कहते हैं वैक्यूल, रिक्टिकाएं, और साइटोप्लाज्मिक, ऐसे ये हरा सा थोड़ा सा स्ट्रक्चर दिख रहा है जिसको साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड कहते हैं। सही है, तो ये स्पायरोगारा का फोटो है। स्पायरोगारा ये भी प्राय जल में ही रहता। आप नीचे देखिएगा तो देखिए एक सेल ये है स्पायरोगारा का, ये जुड़ा हुआ ढेर सारे सेल स्पायरोगारा का जुड़े। एक छोटा सा फोटो आपको हम ये दिखाया है, एक सेल को बड़ा करके ढेर सारे स्पायरोगारा। आप सोच लीजिए कोई भी कारण हो, सही है, अरे सेल इसका डेड हो जाए, मर जाए, सड़ जाए, सही है, चोट लग जाए, सही है, या वेव लहर आ जाए, सही, या कंपन हो, किसी भी कारण बस अगर मान लीजिए इसका सेल टूट जाएगा तो हर एक टूटे हुए सेल से ये स्पायरोगारा नए नए जीव का निर्माण कर लेगा। इसलिए इसको हम लोग कहते हैं फ्रेगमेंटेशन या खंडन कहते हैं। खंडन में पूरी तरह से सेल टूट जाता है, विखंडित हो जाता है, सही है, खंड खंड बढ़ जाता है। वही मैंने यूलोथ्रिक्स का भी दिखाया। आप देखेंगे यूलोथ्रिक्स में एक ऊपर वाला एपिकल सेल होता है, इसी के अंदर देखिएगा क्लोरोप्लास्ट होता है, हरित लवक, सही है। फिर देखिएगा आप इसके अंदर होता है गेमिटोगेनियम रहता है, जिसमें गेमिट का निर्माण होता है, गेमिट मतलब युग्मक होता है, उसका निर्माण करता है। फिर वेजिटेटिव सेल भी होती है, इसी में देखिए ये दो वेजिटेटिव सेल को मैंने दिखाया से। फिर मिड लेमेला होता है, इस सेल के अंदर जाइएगा तो मिड लेमेला रहता है, पायरिनोइड संरचना मैं कई बार बताऊं। साइटोप्लाज्म इस सेल के अंदर भरे रहेंगे, न्यूक्लियस रहेंगे, सेल मेम्ब्रेन रहते हैं, बाहरी वाल सेल वाल कहलाता से, होल्डफास्ट से नीचे जहां पर वो पकड़ा रहता से, और सबस्ट्रेटम के द्वारा से वो खड़ा रहता है, यूलोथ्रिक्स। इसी में अगर एक सेल का संरचना आप देखेंगे तो बाहरी दाल सेल वाल कहलाता है, इसी के अंदर ये संरचना बनी रहती है जिसको हम लोग क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। और क्लोरोप्लास्ट के अंदर में बीच में देखिए न्यूक्लियस और छोटे छोटे वैक्यूल्स रहते हैं जिनको हम लोग कहते हैं रिक्तिकाएं। पायरिनोइड्स ये देख रहे हैं, ये पायरिनोइड संरचना है, ये पायरिनोइड से, इसी में क्लोरोप्लास्ट रहता है, क्लोरोप्लास्ट रहता है। तो यूलोथ्रिक्स में भी आप देख रहे हैं तो ये सारे सेल बने रहते हैं, ये सारे सेल, इस सेल भी सब जो है अगर टूट जाए इन केस तो ये सारे टूटे हुए सेल भी जो है ढेर सारे सेल का निर्माण कर सकते हैं, ढेर सारे जीव का निर्माण कर सकते हैं, सही है, यूलोथ्रिक्स का। तो फ्रेगमेंटेशन वैसे अगर आप एक देखेंगे तो मैं एक एग्जांपल अगर दूं तो लिजार्ड मतलब छिपकली होती है, सही है। आप छिपकली का पूंछ देखेंगे तो छिपकली भी जो है मतलब छिपकली के पूंछ अगर टूट जाए तो टूटने के बाद जो है ढेर सारे वो मतलब ढेर सारे जीव नहीं कहा जाए, सही। छिपकली का पूंछ अगर टूट जाए तो टूटे हुए छिपकली के पूंछ से फिर से नए पूंछ का निर्माण हो जाता है, तो वो प्राय फ्रेगमेंटेशन के द्वारा जो है अपना प्रजनन कर लेता है। और मैं लास्टली बात करता हूं दो प्रोसेस और ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, एक है रीजनरेशन।
रीजनरेशन आता होता पुनरुद्भवन, फिर से बन जाना, सही है, रीजनरेशन। अब देखेंगे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, अगला है रीजनरेशन मतलब पुनरुद्भवन, सही है। इसमें अगर देखा जाए तो स्पॉन्ज आ जाता, हाइड्रा आ जाता, etc, सही है। स्पॉन्ज का ये फोटो है, देखिए स्पॉन्ज ये समुद्र में रहने वाला, सही है। आप देखेंगे ये रीजनरेशन कर लेता, पुनरुद्भवन मतलब फिर से बना लेता, अपना जीव तैयार कर लेता है। इसमें आप देखिएगा स्पॉन्जेस, हाइड्रा, ये सब आता है। रीजनरेट करना मतलब ये पुनरुद्भवन, पुनः फिर से बना लेना। और लास्टली अगर मैं बात करूं तो यह आ जाता है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, जिसको हम लोग कहते हैं कायिक जनन, कायिक जनन, सही है। आप देखेंगे तो कायिक जनन में जैसे ये मैंगो हो गया, गावा हो गया, एप्पल हो गया, etc, इसमें मुख्यतः देखिएगा बहुत सारे जीव आते हैं। वैसे मैं अगर बेसिकली बात करूं तो आप देखेंगे प्लांट सारे जो होते हैं, प्लांट में जो है, प्लांट में मुख्यतः कायिक जनन ही होता है। कायिक जनन में आप देखिएगा फिर से अपना सेल जैसे कि मतलब वो बॉडी काट लेता है, ठीक है, फिर से एक जो है नेचर, जैसे कि मैंने बोला अभी, जैसे मान लो ये रोज का फूल है, रोज है, सही है। आप मैं एक छोटा सा टॉपिक कह दूं, सही है, कि फूल को छोड़कर आप देखिएगा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में फ्लावर को छोड़कर, पौधे में अगर फ्लावर हो तो उसको छोड़कर बाकी जितने भी मतलब पार्ट्स होते हैं, सही है, जितने भी प्लांट के पार्ट्स हैं उन हर एक पार्ट से हम लोग जो है मतलब वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कर सकते हैं। तो जैसे कि हमने ये बताया ये रोज है, गुलाब है, सही है। गुलाब को अगर बीच से काट लिया जाए, थोड़ा सा आरा तिरछा काटना ताकि इसे आसानी से ये लग जाए। ये आप देखिए रोज है, आरा तिरछा, ये काट लिया, सही है। इसको यहाँ पर ये काट दिया, कटिंग कर दिया। अब इसको थोड़ा सा तिरछा करके जो है, मान लीजिए यहाँ पर मिट्टी है, जमीन है, ये अर्थ है, सही है। इसमें आप थोड़ा सा तिरछा करके इस तरह से आप लगा दीजिए, इससे लगा दीजिएगा। थोड़ा सा पानी देते रहिए, सही है। और पानी देने के बाद धीरे धीरे देखिएगा इसमें अपने आप ऑटोमेटिक जो है मतलब बर्ड निकलने शुरू हो जाते हैं, कली निकलने शुरू हो जाते हैं, सही है। और फिर से ये नया प्लांट तैयार कर लेता है। तो ऐसे बहुत सारे प्रोसेस हैं जिसके द्वारा जो है मतलब जीव जो है अपनी संख्याओं को बढ़ाता रहता है, सही है। तो मैं अभी जो है ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के ऊपर बात कर रहा था। ओवरऑल मैं दिखा रहा था कि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कितने मतलब बहुत सारे जीव ऐसे हैं जिनमें किस तरह से काम करता है और किस तरह से जो है ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। देखें बीपीएससी T3 के लिए मैं बहुत इंपॉर्टेंट रूप से ये बना रहा हूँ, सही है। हर एक ऑब्जेक्टिव जो है बायोलॉजी सेशन में आपको काम देगा लेके, सही है। आप इसको देखें, जरूर देखें, समझे। विशेष अगर किसी प्रकार की दिक्कत हो तो आप हमसे बात कर सकते हैं, सही है, कमेंट कर सकते हैं, सही है, कमेंट सेक्शन में डालें, सही है, ताकि मैं उसका प्रत्युत्तर दे सकूं, आपको जवाब दे सकूं, सही है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, सही है। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सही, और अच्छा लगे तो लाइक करें, सही। अपने दोस्तों को शेयर भी करना ना भूलें, अपने दोस्तों को शेयर करें, सही है। और इस चैनल के माध्यम से जुड़ें, सही है, और अपने ज्ञान को और बढ़ाएं, सही है। फिलहाल मैं आपको फिर से धन्यवाद देता हूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।